चलिए लास्ट में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे बाद में, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक को पहले समझना है हमें। अरे सॉरी, अभी तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है ना, ट्रांसलेशन तो अभी और भी दूर है। क्या देखा था हमने कि डीएनए है हमारे पास, और इस डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए, और इसी प्रोसेस को नाम दिया था हमने ट्रांसक्रिप्शन। अगर हिंदी में समस्या हो तो ध्यान भी रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अनुलेखन। इसका एक और नाम है प्रतिलेखन। हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं, बस ध्यान रखना होता है। तो भाई हमारे पास आरएनए क्या क्या बन रहे हैं, बातें नहीं करिए बाबू। आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। देखो अब एक बात ना ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें ना, तो ये ट्रांसक्रिप्शन वर्ड पता है किसके लिए? बात नहीं, एकदम ध्यान से सुनो। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड किसके लिए है कि भाई डीएनए से आरएनए तो बन रहा है, कितने प्रकार का आरएनए बन रहा है? 3 प्रकार का आरएनए बन रहा है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। लेकिन सीधा सीधा याद रखिएगा कि डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है बच्चा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, हालांकि डीएनए से ही ये आरएनए, ये और ये तीनों के तीनों आरएनए बनते हैं, लेकिन मेनली अगर बात करें तो डीएनए से एमआरएनए बनाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या कहलाते हैं, तो इसी में आते हैं। लेकिन जो डेटा आपके पास है वो याद रखिएगा कि डीएनए से यदि हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। चलिए एकदम ना इस टॉपिक को धीरे धीरे हम लोग लेके चलने वाले हैं, और आराम से। कौन गुनगुना जा रहा है जी, बड़ी तेज गुस्सा आता है जब हम पढ़ा रहे हो क्लास में ना, तो हमारी आवाज के अलावा तो किसी दूसरा आवाज आना नहीं चाहिए, माइंड ऑफ हो जाता है एकदम। अब गुनगुना के दिखाओ, नाम मारकर पकड़ा के ऊपर पहुंचा दिए स्टेज पे, तो जो ना सब अभी तक वीडियो में हमारा ही चेहरा दिखाई देता है ना, आपका भी चेहरा दिख जाएगा, और आपके भी गार्जियन बड़ी खुश होंगे देख करके। दिखाइएगा जाकर के, देखिए आज पापा हम आए हैं वीडियो में। चलो आगे बढ़े। कल कई बातें बस थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि क्या क्या चीजें थी। कि भाई राइबोसोम की बात कर रहे थे हम लोग। राइबोसोम हमेशा क्या होते हैं, 2 यूनिट में होते हैं। ठीक है, छोटी इकाई और बड़ी इकाई। अब इसके बाद कल हमने एस और एस की बात की थी, वो सीधा सीधा क्या था, सेडिमेंटेशन यूनिट था। याद रखना होगा, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेडिमेंटेशन यूनिट, अवसादन इकाई। ठीक है, अगर मैं इस पूरे राइबोसोम की बात करूं कि ये राइबोसोम किसका है, यूकैरियोटिक सेल का है, यूकैरियोटिक कोशिका का है, तो सिंपल सा कि ये कौन सा राइबोसोम होगा, एटीएस राइबोसोम होगा। इसका मतलब कि मैं अगर इसके साथ क्या कराऊंगा, सेडिमेंटेशन कराऊंगा, तो कौन से स्पीड पे जाके नीचे बैठ जाएगा, 80 आरपीएस पे बैठ जाएगा। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा है, 80S नाम पड़ा है। अगर मैं इस छोटे वाले को अलग करूं बड़े वाले से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। छोटा वाला अलग हो जाएगा, बड़ा वाला अलग हो जाएगा। जब मैं इस छोटे वाले का क्या कराऊंगा, सेडिमेंटेशन कराऊंगा, तो ये कितने पर जाकर के बैठेगा, 40 पर, तो इसको क्या बोलेंगे, 40S। ये जाकर के 60 आरपीएस पर बैठेगा, इसको क्या बोलेंगे, 60S। ठीक है, तो ये क्या इसका सेडिमेंटेशन यूनिट हो गया। उसके बाद हमने बात किया कि श्रीमान इसमें क्या है कि आरएनए है, क्योंकि जो राइबोसोम होता है उसमें 2 ही चीजें होती है। क्या होता है, प्रोटीन होता है और प्लस आरएनए होता है। तो प्रोटीन तो प्रोटीन है, आरएनए की बात करते हैं, कौन सा आरएनए, आरएनए। तो यूकैरियोटिक में जो आरएनए होते हैं वो छोटी वाले यूनिट में 1 होते हैं, और बड़े वाले यूनिट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक एक को निकाल के भी क्या कराया गया है, सेडिमेंटेशन कराया गया है। छोटे वाले में से निकाल के सेडिमेंटेशन कराया, तो इसका भी क्या आएगा, एक खुद का अपना क्या आया था, 18S। यानी कि ये 18 के स्पीड पर जाकर के क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेट कर जाएगा, अवसादन कर जाएगा। ये नीचे जाकर के पेनी में बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितने की स्पीड पे, 18 आरपीएस, इसलिए क्या बोल दिया इसको, 18S बोल दिया। इन तीनों में से एक एक को देखो। अब कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि सर किसका क्या है, किसी को कुछ भी लिख दो, बस तीनों में से क्या है, तीनों का अलग अलग डेटा याद रख लीजिएगा। ठीक है, पहले का क्या था भाई आपका 5S, दूसरा क्या है 5.8S, ठीक है, तीसरा क्या था 28S।
28S, ये तीनों याद रख लीजिएगा। यही चीज अगर मैं किसके साथ करता हूं, प्रोकैरियोटिक के साथ, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो छोटे वाले यूनिट में 1, अब बड़े वाले में 2 होता है। छोटा वाला जो होता है ये क्या होता है 16S, ये क्या होता है 5S, ये क्या होता है 23S। ठीक है, बस ये सिंपल सा याद करने के लिए है, अगर याद रह जाए तो ठीक है। अब ये बताने के पीछे रीजन पता है क्या, आपको ये स्टेटमेंट मिला होगा पहले, या कई बार हमने बात भी की है कि सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे एंजाइम कौन से प्रकृति के होते हैं, कौन से नेचर के होते हैं, प्रोटीन होता है क्या। सोचो यहां पे जो ये एंजाइम है, अच्छा आपने तो इतना तो जाना है ना कि भाई हमारे बॉडी में क्या मिल रहे हैं, डीएनए, ठीक है, उस डीएनए में क्या मिल रहा है, जीन। ये जीन अपना काम करेगा, जीन अपना काम करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, और ये उत्पाद क्या होता है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है। ये अमीनो अम्ल जब एक साथ जुड़ता जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन आगे जाकर के क्या बना सकता है, 4 चीजें बना सकता है, एंजाइम बना सकता है, हार्मोन बना सकता है, एंटीजन बना सकता है, एंटीबॉडी बना सकता है। ठीक है, तो यहां से एक स्टेटमेंट क्या निकल जाता है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम और नॉट, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम और नॉट। इसका मतलब कि क्या सभी प्रोटीन एंजाइम है या नहीं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, क्या सभी एंजाइम प्रोटीन है, नहीं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम का नाम सुना है किसी ने, बस केवल आपको याद दिला रहे, यहां पे इसका कोई काम नहीं है। देखिए राइबोजाइम, पता है राइबोजाइम क्या, एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम है तो क्या होना चाहिए इसको, प्रोटीन होना चाहिए, मगर ये प्रोटीन नहीं है, एक प्रकार का है आरएनए। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। क्या बोला, बस सिंपल सा सुनो कि राइबोजाइम एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। और हमें पता है कि सर जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो इस राइबोजाइम को भी क्या होना पड़ेगा, प्रोटीन होना पड़ेगा। लेकिन ये राइबोजाइम जो है प्रोटीन नहीं है, क्या है, आरएनए है। अभी याद करो कि यूकैरियोटिक का एक हिस्सा राइबोसोम का, यार यहाँ पे कितने आरएनए थे, 3। निचला वाला कौन था, नीचे वाले का सेडिमेंटेशन यूनिट याद करो, 28S, किसका, यूकैरियोटिक का। अब प्रोकैरियोटिक में कौन था सबसे नीचे, 23S। तो ये 28S और ये 23S, यही है राइबोजाइम। समझे, यानी कि ये आरएनए कभी कभार किसके जैसा काम कर जाते हैं, एंजाइम के जैसा काम कर जाते हैं। एक्चुअल में ये एंजाइम नहीं है, ये है कौन, आरएनए। बस आपको सेडिमेंटेशन बनाने का या बताने का यहाँ पे यही मकसद था हमारा, ताकि आप राइबोजाइम के बारे में थोड़ा सा जाने। राइबोजाइम क्या है, एक प्रकार का एंजाइम की तरह काम करेगा, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। और जो कोई एंजाइम की तरह काम करेगा उसको कैसा होना पड़ेगा, प्रोटीन की प्रकृति का होना पड़ेगा, प्रोटीन नेचर का होना पड़ेगा। राइबोजाइम अगर एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो इसको क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, क्या है, ये आरएनए है। कौन सा आरएनए, भी याद रख लीजिएगा, 28S और 23S आरएनए। डन, इसके आगे कुछ नहीं जानना अभी फिलहाल इसमें। आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। कल हमने आरएनए को खत्म कर लिया। एक चीज आपको कल लिखवाना था, नहीं लिखवाया था, वो लिख लीजिएगा आज। डीएनए जो है आगे चल करके आरएनए बना रहा है। कौन कौन सा आरएनए बना रहा है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। कौन बनवा रहा है ये, आरएनए पॉलीमरेज। बताया था ना कल कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम तो चाहिए ना। जैसे डीएनए से डीएनए बनाया था तो बहुत सारे एंजाइम आए थे,
वैसे ही अगर मैं डीएनए से आरएनए बनाऊंगा तो कोई ना कोई तो बनवाएगा, वो बनवाने वाला कौन है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या आरएनए पॉलीमरेज के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो बोला था कितने प्रकार है इसके? 3। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको बनवाता है? आरआरएनए को। सेकंड किसको बनवाता है? एमआरएनए को। और थर्ड किसको बनवाता है? टीआरएनए। ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि आरआरएनए को बनवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए को बनवाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और उसके बाद टीआरएनए को बनवाने के लिए कौन चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। याद रह जाएगा? कहीं पे नोट बना के लिख लीजिएगा जरूर इसको। चलिए आरआरएनए हमने खत्म कर लिया, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग टीआरएनए। सबसे पहला सवाल आप लोग से ये है टीआरएनए। टीआरएनए काहे बोला? क्योंकि ये किसके जैसा दिखाई देता है? टी के जैसा दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद आप स्वयं पहले देख के ये बताइए कि टीआरएनए एकल रज्जु की है कि द्विरज्जु की है? देखो जल्दी, टीआरएनए एकल रज्जु की है कि द्विरज्जु की है? द्विरज्जु की है। चलिए एकल रज्जु की है। द्विरज्जु की किसने कहा? अच्छा एकल रज्जु की काहे है? क्योंकि एक ही धागा है जो घुमा हुआ है। सोचो बाबू कि अगर कोई चीज द्विरज्जु की होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, एक को आपने दिया 3 डैश और दूसरा क्या होगा 5, ये 5 डैश तो ये 3 डैश, फिर ये क्या हो जाएगा 5 डैश। इसमें कितने आपको 5 डैश दिख रहे हैं, कितने आपको 3 डैश दिख रहे हैं? 2-2 दिख रहे हैं ना इसमें। यानी कि एक ही धागा है, उसको मोड़ते 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 क्या बनाया गया है? ठीक है जैसा बनाया गया। ठीक है। चलो अब थोड़ी सी संरचना पे इसके गौर करें हम लोग, तो क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एक को कहते हैं हम लोग DHU लूप। लूप इसलिए क्योंकि ये लूप के जैसा बना हुआ है। लूप क्यों बना है वो बात करेंगे बाद में। दूसरे को कहते हैं TSI लूप, और इसको कहते हैं रिकॉग्निशन लूप। नाम याद हो रहा है क्या क्या? DHU लूप, TSI लूप और रिकॉग्निशन लूप। सबसे पहली बात तो ये करें कि सर ये लूप बना कैसे, और ये जो बंद दिख रहे हैं बीच में जो बंद बनाया, मान लीजिए कि यहां पर क्या होगा, अगर एडेनिन होगा तो एडेनिन के सामने क्या आया होगा? यूरासिल आया होगा बुड़बक। एडेनिन के सामने क्या आया होगा? यूरासिल आया होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ग्वानिन होगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा? साइटोसिन आया होगा ग्वानिन के सामने। ठीक है। तो इनके बीच में क्या दिख रहा है? बंद दिख रहा है। तो ये आपस को क्या कर चुके हैं? जोड़ चुके हैं। यहाँ पे काहे नहीं जुड़ा होगा? तो क्यों नहीं जुड़ा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप, क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेट मिल रहे होंगे यहाँ पे। ऑल्टरनेट मिल रहे होंगे। कौन ऑल्टरनेट मिल रहा होगा? नाइट्रोजन बेस। जैसे यहां ग्वानिन है तो यहां एडेनिन मिल रहा है, यहां साइटोसिन है, यहां यूरासिल मिल रहा है। अब बताओ कौन किसके साथ जुड़ेगा? कोई किसी के साथ जुड़ने के लायक है क्या यहाँ पे? नहीं। आमने सामने होने चाहिए ना, तो ये जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए वहां पे क्या हो गए? फूल गए हैं। ठीक है। तो ये लूप बना क्यों है? तो लूप बनने के पीछे कारण है कि कोई भी एक दूसरे के पूरक यहां पर नहीं है। ठीक है। पूरक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में?
कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर कौन नहीं है, नाइट्रोजन बेस नहीं है। दैट्स वाई क्या हुआ है कि यहां पर क्या फॉर्मेशन कर गया है, लूप बन। ठीक है, तो कितने लूप बन रहे हैं टीआरएनए में, 3 लूप बन रहे हैं। तीनों लूप का नाम याद रखिए क्योंकि तीनों का अलग अलग काम है। एक का नाम है डीएचयू लूप, दूसरे का नाम है टीसाइसी लूप और तीसरे का नाम है रिकॉग्निशन लूप। ध्यान में समझ में आ गया। चलो अब एक एक लूप की बात करते हैं हम लोग। अब इसको पता है, और अगर हम डिटेल से नहीं, डिटेल में जाना ही नहीं है, छोड़ दो, फालतू का और कंफ्यूजन पड़ जाएगा आपका, बातें नहीं। यहां देखिए ये टीसाइसी लूप क्या करने वाला है, तो ये आपको याद है कि मैंने कहा था कि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम की कितनी इकाई, 2, एक तो छोटी और दूसरी बड़ी। छोटी वाली किसी को लोकेशन दे रही थी क्या, आकर के जुड़ने के लिए किसको, एमआरएनए को। बड़ी वाली किसको जगह दे रही थी, यानी कि सीधा सीधा ये राइबोसोम, इसके अंदर कौन आएगा, टीआरएनए, और इसके अंदर कौन जाएगा, एमआरएनए जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा ये जब टीआरएनए कहां जाएगा, राइबोसोम के पास, राइबोसोम में कहां जाएगा, बड़े वाले इकाई के पास जाएगा। तो उस बड़े वाले इकाई में जुड़ने के लिए कौन मदद करेगा, टीसाइसी लूप। इसको पढ़ने में दिक्कत होगा तो लिख लेना, साई बोलते हैं। ठीक है, तो ये टीसाइसी लूप क्या करेगा, राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ने में मदद करेगा। डन। चलो पहले वाले का काम खत्म। दूसरा कौन है हमारा, डीएचयू लूप। तब डीएचयू लूप क्या कर रहा है भाई, इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। एक एंजाइम याद रख लीजिएगा, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, अब क्या होता है ना कि बाबू आगे चल के जब आपको कोडॉन पढ़ाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि हमें चाहिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड। ठीक है, अब ये कहा है, जरा नाम पढ़ो तो, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ये वो एंजाइम है जो पहचान करता है किसका, अमीनो अम्ल का। तो हमें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए, 20 प्रकार के। तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भी कितने प्रकार के होंगे, 20 प्रकार के। एक एक प्रकार एक एक अमीनो अम्ल को पहचानने का काम करता है। बहुत लोग को आउट जा रहा होगा, ध्यान से सुनते रहिए बस, ज्यादा नहीं। जब ये सब कुछ एक साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे बातें सब कुछ समझ में आने लगेगी। डीएचयू लूप के पास क्या मिल रहा है, 20 प्रकार के एंजाइम, और वो 20 प्रकार के एंजाइमों का नाम क्या है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, अब एक एक एंजाइम जो होगा अमीनो एसाइल, वो एक एक पहचान करेगा किसकी, अमीनो अम्ल की। ठीक है, अब एक एक अमीनो अम्ल की पहचान करता जाएगा। जब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, अमीनो अम्ल ही तो बनाते हैं, और एक एक अमीनो अम्ल बनता जाएगा। वो अमीनो अम्ल क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, क्या बनता जाएगा, आपका प्रोटीन बनता जाएगा। ठीक है, उसका एक वीडियो सेशन भी देख लेंगे हम लोग ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक एक की पहचान करने वाला। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि डीएचयू लूप पर क्या पाया जाता है, तो एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। कितने प्रकार का होगा वो, 20 प्रकार का। काहे कि हमको 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को पहचानना है। एक प्रकार का जो होगा वो एक प्रकार के अमीनो अम्लों को पहचानेगा। तो हमें कितने प्रकार के बनाने हैं अमीनो अम्ल, 20 प्रकार। तो अमीनो अम्ल से ये आपका बनाने वाला जो एंजाइम होगा ये भी कितने प्रकार का, 20 प्रकार का। चलो दोनों के दोनों लूप की बात हो गई। तीसरा लूप कौन सा बचा, रिकॉग्निशन लूप। अब इस रिकॉग्निशन लूप पे क्या होता है, तो यहां पर पाए जाते हैं बच्चा एंटीकोडॉन। अब ये एंटीकोडॉन क्या होते हैं, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे यहां पे, और कितने की संख्या में होंगे, 3। जैसे कोडॉन का चार्ट है आपके बुक में, कोडॉन चार्ट में जरा पलटी मार के देखिए कि कितने नाइट्रोजन बेस हैं एक साथ में, 3 होंगे, है ना। जैसे AUG, AAA, ऐसा कुछ। चार कहां होगा, 3 के रूप में होगा कि 4 के रूप में कहां से आ।
चलिए थोड़ा सा बात हमने आरआरएनए के बारे में जान लिया, और उसके बाद दूसरा कौन, टीआरएनए। अब चलते हैं जरा एमआरएनए के बारे में भी जाने हम लोग। अच्छा वो डेटा लिखा था क्या कि कौन कितना मिलता है, लिख लीजिएगा जरा। तो ये जो आरआरएनए है, आरएनए लगभग जो होता है 80% के आसपास। आर को सबको मिला के चलना है ना, आरआरएनए। उसके बाद टीआरएनए जो होता है ये हो गया 10 से 15, और जो आपका एमआरएनए है इसको कर लीजिएगा कि ये 1 से 5% में मिलता है, ठीक है। लगभग 80 हो जाएगा, उसके बाद 15 रखेंगे तो 95, 5, ठीक है। इसको 80 ही रखिएगा। ये सारा डेटा क्या है, एक एवरेज डेटा होता है, ये फिक्स नहीं है, एवरेज होते हैं। एवरेज मतलब कि लगभग इतने के आसपास में पाए जाएंगे। हो गया। अब यहां से एक सवाल आता है, वो सवाल क्या आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्थिर होगा, स्टेबल, स्थिर, कौन जल्दी खराब नहीं होगा, आरआरएनए, टीआरएनए या एमआरएनए। स्टेबिलिटी पूछी जाती है यहां से कि कौन ज्यादा स्थिर है, कौन ज्यादा स्टेबल है, बताइए। अब स्टेबल समझते हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, जैसे आपने ना दूध रखा घर में, ठीक है, एक को कच्चा रख दिया, एक को पका के रख दिया, कौन जल्दी खराब होगा, कच्चा वाला जल्दी खराब होगा, ठीक है। पका वाला थोड़ा सा ज्यादा देर तक टिकेगा, क्योंकि आपने उसमें क्या किया, माइक्रोब्स को मार दिया है। गर्म करने के बाद उसमें के सूक्ष्म जीव क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो थोड़ी सी स्थिरता आ गई है उसमें, ठीक है। बस वैसे ही हिसाब से आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन ज्यादा स्थिर होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताइए। सिंपल सा लॉजिक है, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थिर होगा, क्या, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थिर होगा, जो सबसे कम होगा वो कम स्थिर होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थिर कौन, आरआरएनए, उसके बाद टीआरएनए, और सबसे कम स्थिर कौन, एमआरएनए। अगर इसमें मैंने डीएनए भी लिख दिया तब कौन सबसे ज्यादा स्थिर होगा, डीएनए। कारण कि सर ये तीनों का तीनों एक धागे से बना है, और डीएनए जो है 2 धागे का बना हुआ है, और साथ ही साथ डीएनए में क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, और सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जल्दी खराब नहीं होता है डीएनए, ठीक है। जिस जीव के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए मिल रहा है, तो वो जीव क्या होगा, स्थिर होगा। उसमें लक्षण क्या होंगे, स्थिर होंगे। जैसे हमारे अंदर डीएनए है, तो हमसे क्या आएगा, हमारा अगला पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी में क्या जाएगा, डीएनए जाएगा, यानी कि हमारे सारे लक्षण उसमें स्थिर रूप से दिखाई देंगे, ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई देगा मेरे अगली पीढ़ी में। लेकिन अगर मेरे अंदर क्या हुआ, आरएनए हुआ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, तो मेरी अगली पीढ़ी में क्या जाएगा, आरएनए जाएगा। इतना दूर दूर का बात याद रखती हो बच्चिया, समझे। तो क्या मिलेगा, हमारे अंदर आरएनए मिल रहा है, तो मेरी अगली पीढ़ी में क्या जाएगा, आरएनए जाएगा। और आरएनए जो होता है डीएनए के मुकाबला बहुत कम स्थिर होता है, ये बहुत तेजी से बदलता है। और तेजी से यदि बदलेगा तो किसमें परिवर्तन दिखाई देगा, लक्षण में। इतना तेजी से लक्षण होगा कि पूरा जीव का अस्तित्व ही बदल जाएगा, ठीक है। हम में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है, हम अपने पिता से थोड़े बहुत अलग होते हैं, माता से थोड़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन जो जीव क्या होगा कि उसके अंदर क्या मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है, और यही आरएनए क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी जब अगली पीढ़ी आएगी ना, तो अगली पीढ़ी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जबकि अगर यदि डीएनए होगा तो बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलेगा। रीजन कि डीएनए क्या है, स्थिर है, आरएनए स्थिर नहीं। चलो अब बनाना है हमें क्या, एमआरएनए। एमआरएनए को समझना है, तो ये एमआरएनए क्या होगा, सबसे ज्यादा कम स्थिर होगा, ये बहुत तेजी से खराब होने वाला है ये, ठीक है। कैसे इसको बचाएंगे वो भी बात आएगा, कि इसको बचा के रखना होगा हमें, कैसे वो बाद में। फिलहाल कि सर ये एमआरएनए बनेगा कैसे, एमआरएनए के विषय में बात करें तो कैसा होगा, ये एकल रज्जुकी होगा कि नहीं होगा, एकल रज्जुकी होगा, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। बनेगा कैसे ये, क्योंकि डिटेल हमारे पास पढ़ने के लिए इसी के बारे में है। आरआरएनए के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, टीआरएनए के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसके बारे में, एमआरएनए के बारे में। और बताया भी मैंने आपको कि डीएनए से यदि मैं क्या बनाऊं, एमआरएनए, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है,
ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो असल में समझना किसको है, mRNA को। बनाना किसको है, mRNA को। tRNA और rRNA को बनाना नहीं है, बस उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, काम हो गया। रखिएगा, इसको कहते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ये भी पढ़ना है हमें, थोड़ा सा दूर है अभी हमसे, ठीक है। चलिए वापस आइए यहाँ पे, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, mRNA। किससे बनाएंगे हम लोग इसको, DNA से। देख बाबू इधर, ये हो गया हमारा DNA, इसे क्या बनाना है हमको, mRNA बनाना है, ठीक है। तो सेम कहानी होगी कि सर अगर mRNA बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, DNA को खोलना पड़ेगा क्या, आज जस्ट एक हम ओवरव्यू देख रहे हैं, आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए डीएनए को खोल दिया, किसी एक जगह पे क्या मारा होगा, कट मारा होगा, ठीक है। अब क्या कहेंगे उसको, नहीं कहेंगे, अभी सब कुछ छोड़ दीजिए। तो डीएनए लिया सर, डीएनए को हमने क्या कर दिया, खोल दिया। खोलने के बाद क्या कहेंगे, इसको टेम्पलेट रज्जू बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। काहे, क्योंकि इसी दोनों पर क्या बनाएंगे हम, mRNA बनाएंगे। तो हमें पता है ना कि mRNA कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडर्ड होगा। और बनना किससे है, डीएनए से बनना है, तो डीएनए के ऊपर ही क्या करेंगे, खोलेंगे, या खोलने के बाद बना देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे हम, तो इसके ऊपर ये एक धागा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा इसका भी, क्या 5' to 3' बन गया। अब बनने के बाद इसको क्या कर देंगे, यहां से अलग कर देंगे, अलग कर देंगे, तो मिल जाएगा क्या हमको, mRNA मिल जाएगा, ठीक है। तो डीएनए का वो धागा जिस पर क्या बनेगा, mRNA बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट रज्जू। सर टेम्पलेट ये भी है, टेम्पलेट ये भी, किस पर बनेगा, अरे वो दूर है, वो चला गया, वो किसी और का टॉपिक था। वो किसका था, ट्रांसक्रिप्शन नहीं था, वो क्या था आपका, रेप्लिकेशन था। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। तो बताइए कि दोनों धागे पे बनाएं या एक धागे पे बनाएं। एक धागे पे अगर बनाएंगे तो काहे, और दोनों पे बनाएंगे तो काहे, तो दोनों टेम्पलेट पे mRNA बनेगा कि एक पे बनेगा, एक पे बनने के पीछे का कारण बताइए। अभी तो आपको बनवाना बता ही नहीं रहे कि बनेगा कैसे, हम तो बस आपसे पूछ रहे हैं। प्रोसेस यही होगा कि डीएनए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर उस डीएनए के पुराने वाले धागे पे क्या बनेगा, एक नया धागा बनेगा, और उस नए धागे को क्या करेंगे, वहां से फिर निकाल लिया जाएगा। तो नया धागा निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक धागा बनेगा, और वही एक धागा क्या होगा, मेरा mRNA होगा, ठीक है। चलो अब बताइए कि दोनों के दोनों टेम्पलेट पर बनेगा या नहीं बनेगा, दोनों पर बनेगा, ठीक है। और हम कहें कि एक पर बनेगा। अब दोनों पे नहीं बनने के पीछे का कारण समझो कि सर दोनों पे काहे नहीं बनेगा। चलिए एक सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे हम यहां पे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ठीक है। अब इधर अपोजिट से भी हमें क्या चलना पड़ेगा, सेम चीज, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एक और है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। यही रहा होगा क्योंकि आपस में ये पहले जुड़े हुए थे, थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, फिर ग्वानिन के सामने साइटोसिन, तभी तो ये जुड़े हुए थे ना। अब हमने इनको खोल दिया, एक दूसरे से दूर चले गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों पर क्या करेंगे हम, दोनों के दोनों कह दिया कौन है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इन दोनों पर क्या बनेगा, mRNA। चलो बनाते हैं, दोनों पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों पे बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहां बनाते हैं। और ये सब कुछ कहानी कहां पर, कोशिका में। कोशिका में कहां पर, केंद्रक में, ठीक है। केंद्रक में बनने के बाद फिर इनको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। चलो आगे देखो, अब यहां से इसका अपोजिट बनेगा क्या, एडेनिन है तो यहां पर क्या बनेगा, थाइमिन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यूरासिल बनेगा। काहे, क्योंकि क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। एडेनिन के सामने तो आना चाहिए था थाइमिन, लेकिन क्या आएगा, यूरासिल। चलो यूरासिल आ गया, उसके बाद क्या है, फिर ग्वानिन है तो क्या आ जाएगा,
साइटोसिन, फिर साइटोसिन का ग्वानिन, फिर थायमिन है तो एडेनिन। ऐसे आता जाएगा, लिखते जाएंगे यू सी जी ए, यू सी जी ए, यू सी जी ए। चलो एक बना दिया, ठीक है। दूसरे वाले का भी लिखते हैं हम लोग। देखो तो ये क्या है यहाँ पे, थायमिन है तो क्या आएगा यहाँ पे, एडेनिन। दूसरा वाला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एडेनिन। साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, एडेनिन का यूरासिल। चलो ए जी सी यू, ए जी सी यू, ए जी सी यू। चलो ये हो गया हमारे mRNA, और ये भी हो गया क्या हमारा mRNA। इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, बना करके कोशिका से, मतलब केंद्रक से बाहर। अब सोचो कि गलती से अगर ये दोनों का दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गया, क्या होगा जी? देखो दोनों एक दूसरे का पूरक है क्या? सारा का सारा एक दूसरे का पूरक है, मिला के देख लो, है ना? क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और बताइए कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए काम करता है क्या? नहीं काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। जबकि हमको क्या करना है, आगे तो प्रोटीन बनवाना है हमको। तो बस यहां से एक लॉजिक याद रखिएगा कि डीएनए के दोनों धागे पर एमआरएनए नहीं बनता है। नहीं बनने के पीछे का कारण क्या है कि सर अगर हम दोनों धागे पर एमआरएनए बना देंगे तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। जब भी कभी इन फ्यूचर ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो कभी किसी जीव में पाया ही नहीं जाता है। कहां पर पाया जाएगा ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए? वायरस में पाया जाएगा, है ना? बाकी हमारे अंदर ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब कौन से वायरस में पाया जाता है? देखो नाम याद रख लीजिएगा, रेवो वायरस। रेवो वायरस, रेवो वायरस ऐसा है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। तो गलती से भी डीएनए के दोनों धागे पर एमआरएनए नहीं बनेगा, किसी एक धागे पर बनेगा। वो कहानी देखेंगे हम लोग कल की कैसे बनता है, ठीक है? हाँ, कल 12 बजे से, ठीक है। और जाना नहीं है अभी, सुन लो। ये तो ट्रांसक्रिप्शन में हम काम में लेंगे, अभी तो ट्रांसक्रिप्शन हमने देखा ही नहीं है। ये है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कि कैसे होता है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ बात है, वो देखते हैं हम लोग। दो चीज आया था जो अभी तक हमें समझ में नहीं आया है। पहला है एंटीकोडॉन, दूसरा है कोडॉन। देखो लगे हाथ ना, आपको हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझाते हैं। अरे सुनो, 2 मिनट लगेगा ताकि कंफ्यूजन किसी के पास नहीं रहेगा। ये आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए में अभी तक कंफ्यूजन जो पड़ा हुआ है ना, वो खत्म हो जाएगा एक बार में। देखो मान लिया जाए कि हम क्या करा दिए, सबसे पहला हमने प्रोसेस कराया रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? डीएनए की बहुत सी संख्या बन जाएगी हमारे पास, बहुत सारा डीएनए बन जाएगा। दूसरा प्रोसेस हम क्या करा देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? आरएनए बन जाएगा। कौन कौन सा आरएनए? सर 3 गो आरएनए बनेगा, आर वाला बनेगा, एम वाला बनेगा और टी वाला बनेगा। और उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन करेंगे। तीसरे प्रोसेस में ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये कंफ्यूजन चल रहा है ना, वो यहीं से खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास राइबोसोम, ठीक है। कहां पर मिलेगा राइबोसोम? कोशिका केंद्रक। इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसी में क्या मिलेगा? राइबोसोम, ठीक है। डीएनए कहां पर है? केंद्रक में। आरएनए जो बना है वो कहां पे बना है? केंद्रक में। बनने के बाद कहां आ गया? कोशिका द्रव्य में आ चुका है। यानी कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य में तीनों के तीनों मिल रहे हैं। कौन? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए किसका जाके निर्माण कर देगा? राइबोसोम का। यानी कि राइबोसोम के अंदर भरे पड़े हैं कौन? आरआरएनए। और बाहर कौन घूम रहा है? एमआरएनए। और कौन घूम रहा है? टीआरएनए। देखो क्या होगा। सबसे पहला हम प्रोसेस देख रहे हैं बच्चा है किसका? ट्रांसलेशन का। ये राइबोसोम की दोनों के दोनों जो यूनिट हैं, ये दोनों अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। अलग हो गए, ठीक है। इसके अंदर क्या मिल रहा है?
rRNA, इसके अंदर भी क्या मिल रहा होगा, rRNA। चलो अब इस कोशिका में कौन घूम रहा है, देखो तो mRNA घूम रहा है क्या, आएगा mRNA और आकर के जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, rRNA के साथ जुड़ जाएगा। और जब भी इसके साथ जुड़ जाएगा तो बड़ा वाला भी आकर के अब इसके साथ जुड़ जाएगा। बड़ा वाला अलग हुआ था, काहे अलग हुआ था, क्योंकि छोटे वाले से किसको जोड़ना था, ठीक है। mRNA पर क्या होता है, तो सर डाटा होता है, और वो डाटा किस रूप में होता है, कोडॉन के रूप में। और वही कोडॉन जो आपके बुक में दे रखा है ना, वो कोडॉन, ठीक है। अब जो सबसे पहला कोडॉन की अगर मैं बात करूं तो मान लिया जाए कि यहां पर 3-3 के रूप में मिलते हैं, A U G G C C A A A, कोई भी मतलब ऐसे मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर डाटा मिलता जा रहा है, G A G C C Q, ठीक है। ये 3-3 के फॉर्म में है, ये तीन ऐसे, ठीक है, अलग अलग नहीं है, बस एक लाइन में लगे हुए हैं। और ये 3-3 को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। तो कोडॉन कहां पर मिल रहा है, mRNA पर। एंटी कोडॉन कहां पर मिल रहा था, tRNA पर, याद है। चलो अब इस बड़े वाले इकाई में कौन आएगा, tRNA आएगा। आ गया, एक को नाम दिया 3', एक को नाम दिया 5', ठीक है। ये कौन है हमारा, टी साई सी लूप। ये कौन है, DHU लूप। ये कौन है, एंटी कोडॉन लूप या रिकॉग्निशन लूप, एंटी कोडॉन, ठीक है। अब सोचो कि बाबू सब कुछ कहानी एकदम सेट हो गई है हमारी, ध्यान इधर, ऊपर कौन, कोडॉन, एंटी कोडॉन लूप पर क्या मिलेंगे, एंटी कोडॉन। ये भी कितने कितने के फॉर्म में होंगे, 3, ठीक है। ऊपर क्या है, AUG, इस पर क्या होना चाहिए, A के सामने U के सामने A, G के सामने C। देखो तो कोडॉन और एंटी कोडॉन मैच कर गया क्या, मैच कर गया ना, ठीक है। जैसे ही मैच करेगा, ताला चाबी वाला सीक्वेंस है एक तरह से, एक ताला जो खोलना होगा तो उसी के चाबी से खुलेगा, ठीक है। वैसे ही जो ये कोडॉन है, कोडॉन के पास होता है बाबू क्या चीज, डाटा। किसका डाटा, अमीनो अम्ल का डाटा। और ये अपने अमीनो अम्ल का डाटा तब तक नहीं देगा जब तक कि कोडॉन से कौन नहीं मैच कर जाता, एंटी कोडॉन नहीं मैच कर जाता, तब तक ये अपने डाटा को नहीं देगा, ठीक है। मान लिया जाए कि यहां पर कोई एक ऐसा tRNA आया था जिसके पास यहां पर G था, क्या मैच कर रहा है डेटा, क्या नहीं मैच कर रहा है, तुरंत tRNA को कहेगा निकल यहां से, उसको उठाएगा यहां से फेंक देगा बाहर, फिर दूसरे tRNA को लाके यहां पे रखा जाएगा, और दूसरा tRNA मान लीजिए आया और यहां पर क्या मिल गया, मैच कर गया। तो कोडॉन एंटी कोडॉन मैच कर गया। जैसे ही मैच करेगा ये अपना डाटा पता है किसको ट्रांसफर करेगा, DHU लूप को। DHU लूप के पास कौन है, याद है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, है ना। अब वो अमीनो एसाइल सिंथेटेज में देखो नाम आ रहा है अमीनो, अमीनो किसकी पहचान करेगा, अमीनो अम्ल की। डाटा किसने दे दिया, कोडॉन और एंटी कोडॉन ने अपना डाटा मिला करके दे दिया किसको, DHU को। DHU के पास पहचान करने की क्षमता है किसकी, अमीनो अम्ल की। क्यों, क्योंकि उसके पास एक एंजाइम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है। तो तुरंत पहचान करेगा और वहां से एक जैसे ही अमीनो अम्ल मिलेगा इसको, इस अमीनो अम्ल को उठाएगा और ला करके जोड़ देगा कहां पे, 3' पे। बन गया हमारा एक अमीनो अम्ल, ठीक है। अब इसका काम हो जाएगा क्या, खत्म। अब क्या किया जाएगा, इस रस्सी को यहां पकड़ लिया जाए mRNA को, ठीक है। आई राइबोसोम को धक्का दिया जाए। बोला था ना कि एक तरह का इमेजिनेशन है, इस रस्सी को mRNA को पकड़ के रखा है हमने, इसको धक्का देना है हमें। तो धक्का देंगे तो क्या होगा, ये भाई साहब जो अंदर पड़े हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। ये AUG जो अभी तक अंदर है, ये AUG कहां चला जाएगा, बाहर। ये GCC जो अभी तक यहां था, ये GCC कहां चलाएगा, अंदर। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, राइबोसोम को खिसकाया है, mRNA को पकड़ के राइबोसोम को खिसका दिया। अब यहां पर जो दूसरा tRNA आएगा, उस tRNA पर क्या मिलना चाहिए, एंटीकोडॉन। देखो तो G है तो C, फिर क्या G, फिर G, फिर से मैच कर गया, मैच कर गया तो तुरंत अपना अमीनो अम्ल का डाटा किसको देगा, DHU को। DHU क्या करेगा, तुरंत एक अमीनो अम्ल यहाँ पे जोड़ देगा। कितने हो गए, 2। अब कहोगे सर पहला वाला तो लेके चला गया था, पहला वाला लेके नहीं गया था, वो दूसरे वाले को ट्रांसफर करके जाता है।
ठीक है, तो इसी तरीके से काम आगे होगा, ऐसे बनता जाएगा, चेन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और जब बहुत सारे अमीनो अम्ल ऐसे देखो जुड़ते जाएंगे, क्या होता जा रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा है। अब बाद में सारे लोग अलग हो जाएंगे और ये चेन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बन गया हमारे पास क्या, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। यही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। तो ये जानबूझ के बताया क्योंकि ये एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच का चक्कर आपका खत्म रहेगा। बाकी ये अभी आएगा कुछ दिनों के बाद। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, कल से बनाना शुरू करेंगे एमआरएनए।